नमस्कार। उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारा पहला वीडियो आपको कैसा लगा? आप जरूर देखिए और उसे बताइए। इस बढ़ती हुई जनसंख्या में आज के दौर में बहुत कम ही सीटें आ रही हैं। जो भी वैकेंसी आ रही है उसकी कम सीटें हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने आप ये वीडियो तैयार किया है, ताकि कम मेहनत में अधिक से अधिक सफलता आपको मिल जाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर मेरा वीडियो देखें। मैं भी एक सिविल का छात्र था। लंबे समय तक हमने भी तैयारी की और मैं यहाँ पे आपको अपना अनुभव देने आया हूँ। और जरूर आप मेरा वीडियो देखें। और ये वीडियो जो है पीसीएस से लेके वनडे एग्जाम तक के सबके लिए काम आएंगे। और जहां से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, समय समय पे मैं आपको जरूर वो डिलीवर करूंगा, जरूर बताऊंगा। और ये जरूर कोशिश करूंगा कि भारतीय संविधान के जो भी क्वेश्चन आते हों, उस सभी क्वेश्चन को हम लेकर यहाँ पे आए और उस क्वेश्चन का हम आपसे डिस्कशन करें। और डिस्कशन करने के बाद से जो है आपको उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा जहां पे आपकी इच्छा है। और निश्चित तौर पे आपको सफलता दिलाने का मैं काम करूंगा और 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि अच्छा से अच्छा मैं आपको डिलीवर करूंगा। और आपको निश्चित तौर पे हमारे हर वीडियो आप देखिए और इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको अदर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपको परफेक्ट है। मैं आपको परफेक्ट हर चीज दूंगा यहाँ पे। जो भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को हर जगह मैं अंडरलाइन करूंगा, हर जगह मैं बताऊंगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम शुरू करते हैं चार्टर्ड एक्ट 1853 से। हमने आपको पहले वीडियो में जो है 1773 का जो एक्ट था, 1784 का पीट्स एक्ट, 1813 और 1833 का भी एक्ट हमने आपको बताया था उस वीडियो में। और उससे आगे चल के जो है हम लोग जो है चार्टर्ड एक्ट 1853 हमने लाया है। देखिएगा, संवैधानिक सुधार में जो है एक शुरुआत में ही शुरुआत हुई यहाँ पे। इस समय भारत का गवर्नर जो था लॉर्ड डलहौजी था और प्रशासनिक के क्षेत्र में उन्होंने सुधार करते हुए ये चार्टर्ड एक्ट लाया। और इसमें जो है विधायिका को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना और कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। इस तरीके से देखा जाए तो कार्यपालिका और न्याय आपके ये विधायिका दोनों को अलग करने का काम यहाँ पे किया गया इस चार्टर एक्ट के तहत। गवर्नर जनरल ने 12 सदस्यों की एक विधायी परिषद का गठन किया, जिसमें से मिनिमम जो है 6 सदस्य और मैक्सिमम 12 सदस्य हो सकते थे। और इस विधायी परिषद में जो है प्रांतों से, विभिन्न क्षेत्रों से वो सदस्य चुन के आए, यहाँ पे मनोनीत किया गया। यहाँ पे इस तरीके से जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत सबसे पहले कहीं लागू होता है तो वो लागू होता है चार्टर्ड एक्ट 1853 1853 के एक्ट में। इस तरीके से क्षेत्रों का भी ध्यान दिया गया, प्रांतों का भी ध्यान दिया गया और प्रांतों को सदस्यों को यहाँ पे जोड़ने का काम किया गया। ये विधायी परिषद को कानून बनाने का अधिकार था, चाहे वो सैनिक या असैनिक क्षेत्रों के लिए। लेकिन विधायी परिषद को कानून बनाने से पहले गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी पड़ती थी। कंपनी के शासन को सुरक्षित रखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि उस कानून पे जो है वीटो का भी प्रयोग गवर्नर जनरल कर सकता। आज भी देखिएगा हमारे संविधान में वीटो का कहीं उल्लेख है नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो है राष्ट्रपति जो है 3 तरह के वीटो का प्रयोग करता है। और हमारे राष्ट्रपति वीटो का जो प्रयोग करते हैं उसका हम डिटेल से चर्चा करेंगे अपने आने वाले आगे के वीडियो में। क्योंकि अभी तो हम लोग जो है एक संवैधानिक विकास की जो शुरुआत हुई है उस शुरुआत की यहाँ हम लोगों ने शुरू किया है। विधि सदस्य को जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का जो है पूरी सदस्य बना दिया गया। आप देखिएगा आपके 1833 के एक्ट में विधि सदस्य को जो है गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य बनाया गया था। और यहाँ पे जो है चार्टर्ड एक्ट 1853 में जो है विधि के सदस्य को जो है एक पूरी कार्यकारी सदस्य के रूप में यहाँ मान्यता दे दी गई।
विधि के निर्माण में जो है जो सहयोग हो, वो सहयोग जो है विधि सदस्य जो है आपके जो है लॉ मेंबर जो है वो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था। तो बंगाल के जो है शासन व्यवस्था को संभालने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई और इस तरीके से जो है प्रशासनिक कार्यों की जो है देख रेख के लिए, उसके उचित तरीके से संचालन करने के लिए जो है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी जो है नियुक्ति जो है यहाँ पे करने की व्यवस्था की गई। और सबसे महत्वपूर्ण जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं एग्जामों में, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सिविल सेवाओं की जो है शुरुआत इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है की गई। सिविल सेवा का जन्मदाता आपको कारण कार्नवालिस को माना जाता है। सिविल सेवा का जन्मदाता था ये, लेकिन उस समय जो है सिविल सेवा के जो भी आपके जो है आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के जो भी अधिकारी होते थे वो मनोनीत किए जाते थे। लेकिन 1853 के एक्ट के तहत जो है परीक्षा के तहत उन सिविल सेवाओं को नियुक्ति का अधिकार मिला और यहीं पे जो है आपके जो है देखिएगा मैकाले आयोग का गठन किया गया और इसी मैकाले आयोग के गठन के बाद ही जो है सिविल सेवा की परीक्षाएं कंडक्ट कराने का काम किया गया और पहली परीक्षा सिविल सेवा की जो लंदन में हुई थी वो आपके जो है 1855 में हुआ था। पहले भारतीय सिविल सेवक आईसीएस पहले थे आपके जो जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर और ये आपके जो है 1863 में जो है ये भारत के पहले आईसीएस अधिकारी ये बने थे। इनका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था। उसके बाद से भारत की कई ऐसी विभूतियां, कई ऐसे जो है महान लीडर जिसमें अरविंद घोष, सूर्यनाथ बनर्जी, कई लोग थे आपके जो है ये भी जो है भारत के लिए जो है आईसीएस की परीक्षा को कंडक्ट किया। और 1919 में तो सुभाष चंद्र बोस चौथे स्थान पे जो है सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। रैंक उनका चौथा था, लेकिन उसी समय जो है भारत में खिलाफत मोमेंट और नॉन कोऑपरेशन मोमेंट की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन और खिलाफत मोमेंट दोनों की शुरुआत हुई थी और गांधी जी से प्रभावित होकर जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने जो है आईसीएस से त्यागपत्र देके भारतीय राजनीति में अपना कदम रखा और आगे जो है आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो है भारत के जो है कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष भी रहे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, आजाद हिंद फौज की संचालन किया, भारत की स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत बड़ा योगदान। लेकिन ये परीक्षा जो है लंदन में ही होती थी। जब 1919 का एक्ट, जब मैं आपको 1919 का एक्ट लेके आऊंगा तो वहां डिटेल से भी चलूंगा, बताऊंगा आपको जो है कि 1919 के एक्ट के तहत जो है भारत में सिविल सेवा की परीक्षा कराने की जो है प्रावधान किया गया और उसी के बाद से जो है भारत में जो है 1922 में पहली सिविल सेवा परीक्षा इलाहाबाद में कंडक्ट कराई गई थी। इलाहाबाद की धरती से मैंने भी बहुत साल तक जुड़ा रहा, बहुत यादें हैं और इलाहाबाद के जो है जो हमारे विद्यार्थी बच्चे हैं मैं उनसे भी अपील करूंगा कि जरूर मेरा सहयोग करें, क्योंकि हम भी जो है इलाहाबाद से जुड़े हुए थे काफी समयों से और मेंस इंटरव्यू का भी हमने भी कंडक्ट किया है। लेकिन आपके सहयोग से किसी न किसी क्षेत्र में जरूर मुझे सफलता मिल जाए, यही सफलता मिल जाए, ये जरूर उम्मीद करता हूं। उसके बाद से जो है 1919 के एक्ट के तहत जो है आप देखिएगा यहाँ पे ली कमीशन बनाया गया और इसी ली कमीशन के सिफारिश पे जो है आपके जो है 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना जो है कर दी गई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना जो है की गई और उसके बाद से जो है भारत में यह पब्लिक सर्विस कमिश्नर जो ये यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी की परीक्षा जो है ये कंडक्ट कराने का काम करती। तो इस तरीके से जो है चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत जो है भारत में जो है आपके जो है सिविल सेवकों की परीक्षा के तहत नियुक्ति का प्रावधान या द्वार खुल गया। आए आगे, अगला है आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 1858 का एक्ट ये आया
और यह एक्ट तब आया जब भारत में जो है 1857 का रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी उसको कहते हैं। तब जाके जो है ये 1858 का एक्ट भारत में कंपनी के संचालन के लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स एक्ट के तहत स्थापना की गई थी, जिनका मुख्य कार्य था कि भारत में कंपनी के शासन को सही तरीके से संचालित किया जाए, उसका पर्यवेक्षण किया जाए, निरीक्षण किया जाए तथा उस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन बोर्ड ऑफ आपके जो है डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों जो है फेल हुआ, क्योंकि भारत में जब कंपनी का शासन था तो एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ आपका जो है 1857 का विद्रोह। इस तरीके से कंपनी के कार्यों पे फ्रस्ट्रेशन लग गया। उसके बाद से जो है इस समय जो है जब 1857 का रिवोल्ट हुआ या उसके बाद से जो है 1858 का जब एक्ट आया तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसका नाम था पार्म ईस्टर्न, ये आपके जो है ब्रिटिश पीएम था। ये पार्म ईस्टर्न ने संसद में जो है ब्रिटिश संसद में जो है एक बिल लाया जिनका मूल उद्देश्य यही था कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए। लेकिन जो पहला बिल आया था वो फेलोर हो गया, वो पास नहीं हो सका। उसके बाद से अप्रैल 1858 में जो है दूसरा विधेयक लाया गया कंपनी के विरुद्ध और ये विधेयक जो है ब्रिटिश संसद में पास कर दिया गया, जिसके तहत जो है कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया और इस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो समाप्त। और ये अप्रैल आपके 1858 में जो है ब्रिटिश संसद द्वारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पारित किया गया, जिसका मूल उद्देश्य था कि भारत में एक बेटर जो है शासन व्यवस्था की स्थापना जो है वो की जाए। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया। इस तरीके से शासन व्यवस्था अब सीधे जो है अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। ब्रिटिश सम्राट ने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपके जो है 1784 के पिट्स तहत स्थापना की गई थी, इसको समाप्त और भारत में शासन व्यवस्था के संचालन करने के लिए जो है एक भारत सचिव की नियुक्ति कर दी और वह भारत सचिव ब्रिटिश संसद का एक सदस्य मेंबर होता था और ब्रिटिश सदस्य के तहत वह ब्रिटिश सांसद के प्रति वो भारत के शासन का जवाबदेह होता था। इस तरीके से जो है शासन व्यवस्था की शुरुआत अब ब्रिटिश सचिव के हाथ में जो है चली गई। ब्रिटिश जो भारत सचिव था, भारत सचिव की सहायता करने के लिए जो है एक 15 सदस्यों की जो है भारत परिषद की स्थापना की गई, ताकि जो है जो भारत राज्य सचिव जो ब्रिटिश आपके जो है भारत में जो है शासन व्यवस्था का जो है उत्तरदायित्व तो उसके ऊपर था, उसकी सहायता के लिए जो है अब एक भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन जो है कर दिया गया। इस काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है भारत परिषद में जो है टोटल आपके जो है 15 सदस्य होते थे, जिसमें से जो है 8 सदस्य जो है वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 सदस्य जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा नियुक्त किए जाते और यह 15 सदस्य जो है भारत में कानून बनाने, लागू करने, उनको प्रमोट करने, इम्प्लीमेंट करने, ये सब काम आपके जो है ये ब्रिटिश जो भारत परिषद बना था, काउंसिल ऑफ इंडिया बना था, इनका जो है ये काम। अब भारत के शासन को ब्रिटिश संसद के अधीन ला दिया गया। अब सीधे ब्रिटिश संसद का जो है नियंत्रण भारत के शासन पे हो गया और इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर जो है वह वायसराय कर दिया गया और भारत का पहला वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। उस समय बहादुर शाह सेकंड जो है भारत का मुगल बादशाह और पार्म ईस्टर्न जो था वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था।
अब नाम चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, गवर्नर जनरल और वायसराय वो दोनों एक ही व्यक्ति होता। व्यवहारिक रूप से जब ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत के किसी राजा से जो है जब मिलता था तो उस समय वो वायसराय कहलाता था। लेकिन भारत में जब शासन व्यवस्था की संचालन करना, उसको नियंत्रित करना, अब वह गवर्नर जनरल हो कहलाता था। इस तरीके से जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 की एक सकारात्मक शुरुआत हुई और भारत में भी जो है लोगों के द्वारा एक सकारात्मक पहल की जो है मांग होने भी लगी थी। अगला पॉइंट जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और भारत के संवैधानिक विकास में जो है यह एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहीं से जो है भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत हो गई। और यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अक्सर इस एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन में। 1861 के जो एक्ट था, यहीं से जो है संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई। अभी तक तो जो है शासन प्रशासन कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करने का काम हो रहा, लेकिन यहाँ से अब एक संवैधानिक विकास, संविधान को नए तरीके से संचालित करने का शुरुआत आपके 1861 के एक्ट के तहत हो। गवर्नर जनरल को नए प्रांतों का निर्माण करने और उस प्रांतों में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाना, प्रांतों में से अलग नए प्रांत को बनाना, किसी प्रांत से किसी एरिया को दूसरे प्रांतों में शामिल करना, ये सभी अधिकार अब गवर्नर जनरल को दे दिया गया। आज भी देखिएगा हमारे संविधान में जो है आर्टिकल आपके जो है 3 में जो है नए प्रांतों के गठन का प्रावधान इसी में किया गया। जो लेटेस्ट प्रांत जो बना हुआ है वो है तेलंगाना, 2024 में 14 में बना था। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि नए प्रांतों का गठन वो कर सकता है और उस प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता। केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और जो 5वां सदस्य होता था वह विधि विशेषज्ञ होता था। और इस तरीके से जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जो 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ था वो अनिवार्य कर दिया गया। वह उस कार्यकारिणी परिषद में बैठने, बोलने, विचार रखने की पूरी इजाजत उसको दे दी गई। अगला, भारतीय परिषद का विस्तार कर दिया गया। भारतीय परिषद का विस्तार कर दिया गया और इस परिषद में जो है मिनिमम 6 सदस्य और मैक्सिमम जो है 12 सदस्य होते थे और प्रत्येक सदस्य जो है हर 2 साल बाद एलिमिनेट होता और उतना ही सदस्य चुन के आते। आज भी देखिएगा जो है राज्यसभा में जो है किसी भी सदस्य का कार्यकाल जो है 6 साल होता है, लेकिन हर 2 साल बाद से जो है 1/3 सदस्य एलिमिनेट होते हैं और उतने ही सदस्य जो है चुन के आते। तो देखा जाए ये परंपरा हमारे संवैधानिक विकास के पहलुओं से जुड़ा हुआ है और इस तरीके से एक संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। इस परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, कानून को लागू करने का अधिकार दिया गया। ये सभी अधिकार इनको दे दिए गए कि भारत में कानून बनाए और उसको इंप्लीमेंट करे, लागू करे। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत इसी समय कर दी। ये सबसे बड़ी शुरुआत थी। देखा जाए कि हर विभाग के लिए एक सदस्य की नियुक्ति और वह सदस्य उस विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करना, पूरी जिम्मेदारी उसकी होती थी। इस तरीके से जो है भारत में एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत जो है कर दी गई। मंत्रिमंडल की शुरुआत इसी समय कर दी गई। आपके गवर्नर जनरल को विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का भी अधिकार दे दिया गया। वो चाहे तो उस परिषद में सदस्यों की संख्या की वृद्धि कर सकता था। ये अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया। यदि विधायी शक्तियां उस समय काम न कर रही हो तो उस स्थिति में जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। आज भी देखिएगा हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 123 में जो है 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया।
और किस समय, जिस समय हमारी जो है लोकसभा और राज्यसभा कार्य न कर रही हो और समाज के हित में जो है किसी कानून को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना बहुत जरूरी है, उस समय जो है 6 माह के लिए अध्यादेश राष्ट्रपति वो जारी कर सकते। तो देखा जाए तो उसकी शुरुआत आपके जो है गवर्नर जनरल के अध्यादेश से वो हो। मद्रास और मुंबई की जो सरकारें थी उसको भी विधेयी विधायिका बनाने का अधिकार दिया गया, विधेयक कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस तरीके से भारत में जो है प्रांतों को शासन करने, विधि बनाने, उसको लागू करने का अधिकार दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत यहीं से हो गई। विकेंद्रीकरण की नीति में जो है पावर शेयरिंग होती है, गवर्नमेंट के जो भी स्टेप होते हैं उनको भी जो है अधिकार होते हैं। आप डेमोक्रेसी में देखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, 3 तरह की गवर्नमेंट हमारे यहाँ काम करती है और तीनों को अधिकार दिया गया। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग मस्ट होता। तो इस तरीके से 1861 के एक्ट के तहत भारत में जो है विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत यहां से। और 1861 का यह एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से कई क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा पीसीएस में कई बार पूछे गए, लोअर पीसीएस में पूछे गए हैं, यूडीएलए में पूछे गए हैं आपके कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, किस एक्ट के तहत हुई थी। 1861 के एक्ट के हुए थे। गवर्नर जनरल को नए प्रांतों का गठन करने, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने की अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? 1861 के एक्ट के तहत दिया गया। यदि कहा जाए कि भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कब हुई, वो भी शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है हुई। इस तरीके से ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जो है। और ये भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत में विकेंद्रीकरण की नींव रखी गई, तो वह आपका एक्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861 का एक्ट, जिसके तहत भारत में विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई। इस तरीके से जो है भारत में एक संवैधानिक शुरुआत, विकास की शुरुआत हो गई। अगला है 1873 का अधिनियम। इसका अधिनियम का बहुत विशेष तो महत्व नहीं है, लेकिन इस एक्ट के तहत एक काम जरूर किए गए कि 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 1884 को जो है लिखित रूप से कंपनी को पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। अब कंपनी का कोई कार्य नहीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यह भी एक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कई ऐसे संवैधानिक सुधार हुए और कई ऐसे संवैधानिक परंपरा की शुरुआत हुई हमारे यहाँ। इसी अधिनियम के तहत जो है निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, लेकिन यह निर्वाचन प्रणाली जो थी ये डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट, इसमें भाग लेने वाले लोग जो है विश्वविद्यालय के टीचर, व्यापार मंडल के सदस्य, नगर निगम के सदस्य, ये लोग इसमें भाग लेते थे। आज भी देखिएगा लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन जो है डायरेक्ट होता है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होता है। कुछ भी हो, भारत में इलेक्शन की शुरुआत, निर्वाचन की शुरुआत 1892 के एक्ट के तहत हो गई। यहाँ हमने लिख भी दिया है कि निर्वाचन जो है वो इनडायरेक्ट होता था, अप्रत्यक्ष होता था। अब निर्वाचित होने वाले जो सदस्य हैं, उस सदस्य को बैठने के लिए जो है कोई हाउस चाहिए, इसलिए भारत में इसी समय 1892 के एक्ट के तहत जो है अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय व्यवस्था का भी विकास हो गया। आगे चल के हम आपको बताएंगे 1919 के एक्ट के तहत जो है कि एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस बना दिए गए। आज भी देखिएगा आर्टिकल आपके जो है 79 में जो है राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों को मिला के जो है हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो इस हाउस की शुरुआत भी जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही हमारे यहाँ रखी गई और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी यहीं से रखी। परिषदों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई।
और इस तरीके से उनको जो है कानून बनाने, लागू करने, ये पूरे अधिकार उनको दे दिए गए। और सबसे तो बड़ी बात ये थी कि इसी एक्ट के तहत भारतीयों को शासन सत्ता में जो है प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। और इसी समय जो है भारतीय बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। आज भी देखिएगा हमारे संसद में जो है प्रश्न पूछने का अधिकार मिला है, तार्किक और तार्किक ये अधिकार दिए गए हैं। इसका हम चर्चा करेंगे आगे चल के। और बजट पे जो है भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था। खैर, संसदीय व्यवस्था में प्रश्न पूछने का अधिकार की शुरुआत ये बहुत बड़ी बात थी। और निश्चित तौर पे जो है संसदीय व्यवस्था में एक सकारात्मक शुरुआत जो है यहां से हो गई। और इस तरीके से भारत में जो है जो प्रतिनिधि मूलक समाज था, जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे थे, वो चुन के यहाँ पहुंचे और इस तरीके से एक शासन व्यवस्था में उनकी प्रवेश की शुरुआत हो गई। ये बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, आज हम लोग जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तक हमने चर्चा इस पे किया है। हमारे आने वाले अगले वीडियो में 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से, और उससे तमाम ऐसे क्वेश्चन जो है हर कंपटीशन में, चाहे वो वनडे हो चाहे पीसीएस लेवल के हो, हर जगह पूछे जाते हैं। हमारे आने वाले वीडियो आप जरूर देखें, हमारा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम लोग जो है आपके लिए एक अच्छा प्लेटफार्म ला सकें और हमारे उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे जो है आपको अच्छे अच्छे वीडियो जो है हम दें, ताकि आपको सफलता में एक सहायक सिद्ध हो। और मैं ये जरूर कोशिश करूंगा अपने हर वीडियो में कि कम मेहनत में अधिक से अधिक टारगेट या अधिक से अधिक सफलता कैसे हासिल की जाए। सिविल सर्विस के जो बच्चे, खुद मैं भी रहा हूं, 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं। सचमुच एक बहुत बड़ा टास्क, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने के बाद से जो खुशी, जो आनंद मिलता है, इससे कई पीढ़ियां सुधर जाती। और वास्तव में जो है, जो भी हमारे सिविल सेवक हैं जो तैयारी करके जो है इस समय जॉब में है, उसको देखिए जो है दिखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए, मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर, फिर अगला वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्द ही, जो 1909, 1919 और 1935 का एक्ट, जो आपको जो है सफलता की एक कदम और पास ले जाए। थैंक यू, नमस्कार।